चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। आज हम क्या करेंगे, आज डे 41 से डे 45 तक जो कुछ आंसर्स आपने लिखे हुए हैं, कुछ अच्छे आंसर्स के फॉर्मेट यहाँ पर उठाए जाते हैं। जो कैंडिडेट ने कुछ अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं वो आंसर के फॉर्मेट यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, ताकि आप यहाँ समझ सके कि प्रश्न की डिमांड थी, उस डिमांड के अनुरूप आपने उत्तर लिखा था या नहीं लिखा था। हालांकि जो इवेल्युएशन होता है, उस इवेल्युएशन के माध्यम से भी आपको ये पता चल जाता होगा कि क्या क्या कमियां आपके उत्तर में रह गई हैं। फिर भी यहाँ पर क्या है, कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा। यहाँ से यदि प्रश्न जो होगा उसको डिस्कशन आप सुन लेंगे ना, तो फिर आपको क्या है, थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी। शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न था आपका जो डिस्कस किया जा रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में पृथक नीति अपनाने में भारत के सामने कौन सी चुनौतियां और संभावनाएं हैं। तो यहाँ जो बात की जा रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में भारत के संबंधों के बारे में यह प्रश्न है। और चूंकि आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रश्न आपसे कराए जा रहे हैं, है ना, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और आपका सोशल जस्टिस, ये जो आपके विषय हैं इन पर आपने प्रश्न लिखे हैं इस महीने में, बीते हुए महीने में पेपर 2 के अंतर्गत ये सारे विषय आपके कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपका पेपर 3 स्टार्ट हो चुका है, पेपर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो देखते हैं यह प्रश्न आपका क्या कहता है। पहले आपको प्रश्न की डिमांड समझनी चाहिए। ये आपको बताया गया है कि शुरुआती 7 से 8 सेकंड के भीतर आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए कि इस प्रश्न की मांग क्या है और आपका उत्तर का फ्लो क्या रहने वाला है। फ्लो में आप समझे कि देखो, पहला तो पृथक नीति जो डी हाइफिनेटेड पॉलिसी है, जो भारत दोनों देशों के संदर्भ में अपनाता है, ये समझाना है, इन ब्रीफ बताना है इसके बारे में। और फिर इसके इस नीति को अपनाने के संदर्भ में भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और भारत यह अपनाता है तो वो क्यों अपनाता है, उसको कुछ संभावनाएं दिखती होंगी। ठीक है, तो ये देखो प्रश्न की मांग है और प्रश्न को तोड़ना है पहले इन ब्रीफ समझाते हुए। यह डिहाइफिनेटेड पॉलिसी क्या होती है और उसके बाद में आपको चुनौतियां क्या फेस करनी पड़ती हैं, और अगर चुनौतियां हैं फिर भी चलो चुनौतियों को साधते हुए भारत क्या करता है, संभावनाएं जो खोजने की कोशिश करता है, उन संभावनाओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है। ये आपके उत्तर का फ्लो रहेगा और उत्तर के फ्लो के अनुसार ही देखो कैंडिडेट ने लिखा हुआ है। पहले बता दिया है कि डिहाइफिनेटेड पॉलिसी क्या होती है। देखो आपको पता है कि फिलिस्तीन जो है, इसको बहुत सारे राष्ट्र अभी भी वैश्विक स्तर पर क्या है, राष्ट्र का दर्जा नहीं देते हैं। लेकिन भारत अपना उन राष्ट्रों में से आता है जो फिलिस्तीन को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है और इजराइल को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा देता है। तो इस संदर्भ में भारत सरकार का यह प्रयास रहता है कि दोनों राष्ट्रों से एक पृथक नीति अपनाई जाए और स्वायत्त पॉलिसी अपनाई जाए, जो ऑटोनोमस पॉलिसी होनी चाहिए दोनों राष्ट्रों के संदर्भ में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है डी हाइफिनेटेड पॉलिसी। क्लियर, तो पृथक नीति मतलब पृथक पृथक नीति दोनों देशों के साथ में। अब आगे बात करते हैं कि आखिर इसको लेकर के संभावनाएं क्या है भारत के सामने। पहली संभावनाएं क्लियर नजर आती है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, और राष्ट्रीय हित कहते हैं कि हर राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, वहां से ही हमारे राष्ट्र के हित भी जुड़े होते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट देखो आपको ये बताना है। फिर क्या बताना है कि इजराइल के साथ संबंधों में थोड़ा सा प्रगाढ़ता स्थापित होगी, क्योंकि हम इजराइल को भी एक पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं और फिलिस्तीन को भी। हालांकि इजराइल फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में दर्जा नहीं देता है, यहां से आपके संबंध इजराइल के साथ में थोड़े से चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि दूसरा एक देखिए संभावना नजर आती है पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र में, या जो मध्य एशिया का क्षेत्र है। बोले यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, बोले इन राष्ट्रों के साथ में बहुत सारे जो विवादित मुद्दे होते हैं वो सुलझाए जा सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ मध्य एशियाई जो राष्ट्र हैं ये इस्लाम धर्म को संरक्षण देते हैं। ठीक है, और जो फिलिस्तीन है यहाँ भी इस्लाम धर्म की प्रधानता है। तो बोले इसको यदि हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा देंगे तो जो पश्चिम एशिया है इसके बीच जो समाधान संघर्ष के मुद्दे रहते हैं, या इन जो पश्चिम एशिया के राष्ट्रों के साथ में जो संघर्ष रहता है, उसमें भारत भी एक मध्यस्थता की भूमिका में आ सकता है। ठीक है, ये सारी संभावनाएं देखिए दिखती हैं, भारत के संदर्भ में समझना है। उसके बाद में ये बताना है कि भारत जो है बहुत सावधानी पूर्वक क्या कर रहा है, संतुलन की नीति अपनाता है, और संतुलन की नीति के संदर्भ में ही वह इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अपने अपने हितों को साधने का प्रयास करता है। ये भारत की संभावनाएं हैं, और भारत की संभावनाओं को आपको इजराइल के संदर्भ में और फिलिस्तीन के संदर्भ में दोनों ही परिप्रेक्ष्य में लिखने की जरूरत है। फिर बताना है कि फिर ये नीति अपनाने के बाद, डिहाइफिनेटेड पॉलिसी अपनाने के बाद में भारत के सामने चुनौती क्या क्या है। दूसरी प्रश्न की मांग थी कि चुनौतियां बताओ भाई। तो चुनौती में पहला है, इजराइल के पक्ष में भारत का अक्सर आरोप लगाया जाता है वैश्विक राजनीति में कि भारत का झुकाव जो है वो इजराइल के पक्ष में ज्यादा दिखाई देता है। इसको उदाहरण से समझना है तो जो इजराइल फिलिस्तीन का भी विवाद हुआ, उस विवाद में जब इजराइल विरोधी मतदान होता था तो अक्सर आपने देखा होगा कि भारत ने अपने आप को उस मतदान से दूर रखा। तो ऐसे आरोप देखो भारत के ऊपर लगते रहते हैं। इसके बाद में भारत और फिलिस्तीन के संबंधों में भी गतिरोध देखिए देखने को मिलता है। अब गतिरोध कैसा, जो मानवाधिकार परिषद है इसमें गाजा पट्टी में इजराइल के द्वारा जो कार्रवाई की गई, वहां बताया गया कि भारत कई बार मतदान हुआ और वहां भारत ने अपने आप को अलग रखा। ठीक है,
फिर अरब देशों के साथ में। देखो अरब देशों के बीच में भी भारत की छवि को एक खतरा है। खतरा किस संदर्भ में है? खतरा इस संदर्भ में है जो इजराइल के साथ में संबंध स्थापित किए भारत के जो नजदीकी है, इसके चलते जो अरब राष्ट्र हैं, बहुत सारे अरब राष्ट्र हैं जो इजराइल विरोधी हैं। अब इजराइल विरोधी होने के चलते वो भारत से भी यही अपेक्षा रखेंगे कि वह क्या करे, फिलिस्तीन का समर्थक करे। लेकिन भारत क्या करता है? भारत भैया डिहाइड्रेटेड पॉलिसी, क्योंकि भारत के सामने अपने राष्ट्रीय हित भी है ना उसको देखने होते हैं, अपनी संप्रभुता का भी ध्यान रखना होता है। तो इस संदर्भ में यहाँ भारत की छवि को भी एक खतरा देखने को मिलता है। इसलिए जब कंक्लूड करना है, कंक्लूड करते हुए बताना है कि भारत की जो यह नीति है बेहद यथार्थवादी है, बेहद व्यवहारिक विदेश नीति है। और इसकी देखिए जो आपको प्रशंसा करनी है, स्वाभाविक सी बात है, जो वर्तमान सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर के आपको कंक्लूजन नहीं देना है ना, उस पॉलिसी का समर्थन करना है, क्योंकि इसी आप प्रशासन, इसी प्रशासनिक इकाई का आप भी एक अंग बनने वाले हैं। तो जो पॉलिसी सरकार के द्वारा अपनाई गई है उस पॉलिसी में ही जो कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान आपको खोजना है और समाधान ढूंढते हुए ही उस नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना है। क्लियर बात है? तो ये देखिए आंसर भी उसी अप्रोच के साथ लिखा गया है और यही तरीका आप भी अपनाइएगा जब भी उत्तर लिखिएगा। दूसरा है, देखो क्या गरीबी और बेरोजगारी भारत के विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। तो देखो भाई यार, गरीबी और बेरोजगारी, बहुत बढ़िया बढ़िया डेटा यहाँ पर होते हैं अपने पास। गरीबी पर भी डेटा पर्याप्त रहते हैं, बेरोजगारी पर भी खूब डेटा आपके पास रहते हैं। तो आपके जो उत्तर का फ्लो होगा, पहले तो आपको बताना है गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति क्या है। एग्जामिनर को पहले आपको फोकस देना है डेटा के ऊपर और ये बताना है कि भाई गरीबी और बेरोजगारी की हमारे यहाँ पे क्या स्थिति है, देख लो, है ना। उसके बाद में प्रश्न की मांग पर आ जाना है कि इसके विकास में बाधाएं, यानी कि बाधाएं आपको अगर समझानी होंगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो गरीबी व्याप्त है, बेरोजगारी जो बड़े स्तर पर व्याप्त है, इसके पीछे का कारण क्या है और फिर कैसे यह बाधा बनता है। क्लियर फॉर्मेटिंग समझना कि जो दिमाग में आप फ्रेमवर्क बनाओगे, जो मेंटल एक्सरसाइज करते हो, वो इसी तरीके से होनी चाहिए कि गरीबी बेरोजगारी की हमने स्थिति बता दी, फिर गरीबी बेरोजगारी के कारण क्या है और यही कारण जो है हमारे सामने कैसे बाधा बना हुआ है जो भारत के विकास में, भारत अपना एक विकासशील देश है, ये कैसे विकसित राष्ट्र बनने के संदर्भ में ये जो प्रमुख कारण है गरीबी बेरोजगारी कैसे बाधा बनते हैं। अब बाधा कैसे बनते हैं इसकी चर्चा करते हुए आपको आंसर कंप्लीट नहीं करना है ना। ये बाधा कैसे बनते हैं फिर आपको वे फॉरवर्ड में बताना है कि इन बाधाओं का समाधान कैसे कैसे खोजा जा सकता है। ठीक है, ये आपका उत्तर ऐसे खत्म होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, यही आपका जो कंक्लूजन रहेगा, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आपका कंक्लूजन भी नजर आएगा। तो शुरू किया है, देखो कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से बताया है कि जो आपका वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना, ग्लोबल जो मल्टी डायमेंशनल आपका पॉवर्टी इंडेक्स है, इसका डेटा है, ये कहता है कि भारत में आपका 230 मिलियन से ज्यादा लोग गरीब हैं। पहला इंपॉर्टेंट डेटा, जो आपके पास डेटा बुक हो उसमें आप ऐसे डेटा कहीं से भी मिला करें, नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, अपडेटेड डेटा है, करंट का डेटा है, एकदम 2023 का सूचकांक इंडेक्स है, ये बताता है कि 230 मिलियन से ज्यादा लोग आपके भारत में गरीब हैं। तो ये देखो पहले गरीबों की स्थिति बताई, फिर बताया, तो वही देखो ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। आप कभी भी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर शिफ्ट करना तो बीच में आपका कनेक्टिंग वर्ड जरूर होना चाहिए। अगर ये कनेक्टिंग वर्ड नहीं रहेगा तो आपके जो उत्तर का फ्लो है वह भी बिगड़ेगा। तो फिर बताया, तो वही आईएलओ का जो डाटा है, आईएलओ का डेटा कहता है कि इस रिपोर्ट, जो आईएलओ के डेटा की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय युवाओं में जो बेरोजगारी दर है वह 2000 में 35% थी, जो बढ़कर के 2022 में कितनी हो गई है, 65% हो गई है। दो कितने महत्वपूर्ण डेटा मिले, पहला गरीबी के बारे में बताया कि 230 मिलियन लोग हैं जो गरीब हैं और ये प्रमाणित कहां से होता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है इसके माध्यम से। फिर दूसरा जो आईएलओ रिपोर्ट आई, आईएलओ की रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि जो बेरोजगारी दर है वह 35% से बढ़कर के 65% हो गई है। 35% आपकी वर्ष 2000 में थी और 2022 में आपकी वही 65% हो चुकी है। जो भारतीय युवा वर्ग है उन युवाओं के बीच बेरोजगारी की बात की जा रही, क्योंकि भारत आपको पता है ना जो जनांकिकी लाभांश से गुजर रहा है ना, जनांकी लाभांश की स्थिति बनी हुई है। जनांकी लाभांश मतलब 15 से 59 आयु वर्ग जो होता है, इस आयु वर्ग को ही हम जनांकी लाभांश के अंतर्गत काउंट करते हैं। यानी कि यहाँ का युवा पोटेंशियल रखता है आपका रोजगार के लिए, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति क्या बनी हुई है, भारत की स्थिति यह है कि युवाओं में जो बेरोजगारी दर है वो 65% पहुंच चुकी है। तो चिंताजनक स्थिति है। ये चिंताजनक स्थिति आपने डेटा के माध्यम से बढ़िया डेटा उठाया, एक प्रमाणिक डेटा उठाया, बताते हुए अपने उत्तर को शुरू किया, फिर बताया कि ये गरीबी और बेरोजगारी का कारण क्या है। प्रमुख कारण देखो, हमारे यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कृषि पर आधारित है और कृषि की जो उत्पादकता है बहुत निम्न है और लो प्रोडक्टिविटी होने के चलते ना तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाता है
है ना, केवल ये आजीविका कृषि बना हुआ, और जब ये आजीविका कृषि बना होगा तो यहाँ प्रचंड बेरोजगारी जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता है, चाहे गरीबी हो चाहे बेरोजगारी हो। दूसरी बात आती है कि जो जाति व्यवस्था है, जो रूढ़िवादिता है, इसके चलते देखो एक सोशल माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि इस जाति वर्ग का कार्य यह होता है, तो वो अपने एक सोशल स्टेटस से जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो रोजगार के अवसर कैसे खोजेगा। तो ये आपकी जो जाति व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ये भी आपकी गरीबी का एक प्रमुख कारण बनती है। फिर रोजगार परक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, अब जो एजुकेशन है, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए गरीबी दूर करने का सबसे बेहतर, बेरोजगारी दूर करने का सबसे बेहतर विकल्प होता है शिक्षा। अब शिक्षा में यदि गुणवत्ता नहीं दिखेगी, अब शिक्षा को लेकर के स्थिति आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर स्कूलों की स्थिति देख लो, और चाहे शिक्षकों की स्थिति देख लो, चाहे शिक्षक छात्र का रेशियो देख लो, ये बहुत ही चैलेंजिंग बना हुआ है हमारे यहाँ पर। और इसीलिए एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति विशेष के अंदर जो स्किल है डेवलप होना चाहिए, उस स्किल को डेवलप नहीं कर पाती है, जिसके चलते वह बेरोजगार बना रहता है। फिर वह वही मजबूरन आकर के कोई ना कोई रोजगार ढूंढता है। ठीक है, और फिर देश में असंतुलित विकास और बढ़ती आर्थिक सामाजिक जो असमानता है, देखो भैया ऑक्सफैम की रिपोर्ट यहाँ पर आप कोट कर सकते हो और बता सकते हो कि राष्ट्र में हमारे लगातार देख रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक जो असमानता है, यानी कि इसका सेंस समझो कि जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो वही है आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है, समावेशी विकास जो है वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपको कोट करनी है और उसके माध्यम से बताना है। फिर एक कारण है प्रमुख स्वरोजगार की इच्छा। देखो स्वरोजगार की इच्छा का मतलब ये होता है, आजकल आप देखते होंगे मोस्टली हर व्यक्ति क्या चाहता है, सरकारी नौकरी, और स्वरोजगार की इच्छा ही नहीं रखता है, तो फिर स्वरोजगार को लेकर के कोई भी कार्य कैसे करेगा, है ना। कार्य करने का मतलब है कि रिस्क नहीं लेना चाहता है, और रिस्क लेने के संदर्भ में ही वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाएगा, और वो जाना नहीं चाहता है आज के समय में, ऐसा माइंडसेट बना हुआ है। फिर समावेशी विकास की देखो जो कमी दिखती है, और इसी के चलते जो गरीबी का दुष्चक्र है वो दिखाई देता है हमारे युवाओं के बीच में। ठीक, अब ये देखो प्रमुख कारण है, और इसके चलते ये बाधा कैसे बने हुए हैं, बाधा इन द सेंस आपको मानवीय संसाधनों की बर्बादी दिखाई देगी। जो हमारे यहाँ जनांकी लाभांश की स्थिति है, उस जनांकी लाभांश का यदि हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उसके पोटेंशियल का यदि प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो उसकी बर्बादी स्पष्ट रूप से नजर आएगी, और ये भारत के विकास में एक बड़ी बाधा बनेगी। वही जो हमारा युवा है वो किधर जाएगा, नशे की ओर लिप्त होगा, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा। इसके साथ साथ जो असमानता की खाई है वो और बढ़ेगी, और उसके चलते आपका सामाजिक विघटन दिखाई देगा। ध्यान रखना, ये सारी चीजें देखो लिंक होती हैं एक दूसरे से, कि जब आप गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या को समाप्त नहीं कर पाओगे, तो वो फिर आपकी भारत के विकास में कैसे बाधा बनेगी, ये समझ में आया। फिर स्वास्थ्य और स्वच्छता और सामाजिक जो समस्याएं हैं, इनकी सुभेद्यता यानी कि जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कैसे, देखो जब गरीब होगा, गरीब के बच्चों में कुपोषण दिखाई देगा, जो महिलाएं होंगी एनीमिया, क्योंकि ना तो वो पोषक तत्वों की प्राप्ति कर पाएंगे, और ना ही उनके पास में इतना पोटेंशियल, ना उनके पास इतनी इनकम होगी कि वो इन चीजों की पूर्ति कर सके। ठीक है, ना उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, ना बेहतर इलाज मिलेगा। तो इसके चलते चाहे कुपोषण हो चाहे एनीमिया हो, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो मलिन बस्तियां होती है, यहाँ पर आप देखेंगे जीवन प्रत्याशा में भी कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ महिलाओं आदि के प्रति जो वंचित वर्ग है, इनके प्रति हिंसा में वृद्धि होगी। ये सब देखिए आपके जो जनरेट होते हैं गरीबी बेरोजगारी से, जो आपके पॉइंट्स जनरेट होते हैं, ये समझ में आपको आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताना है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनांकी लाभांश का जब लाभ नहीं उठा पाओगे आप, तो बेरोजगारी दर बढ़ती जाएगी, और बेरोजगार जो है राष्ट्र के निर्माण में योगदान नहीं दे पाएगा, तो आर्थिक जो प्रगति है, राष्ट्र की प्रगति है, वह भी बाधित होगी। फिर उग्रवाद, धार्मिक जाति कट्टरता, यह भी बढ़ेगी। तो सोशियो एंगल पर, इकोनॉमिक एंगल पर, है ना, पॉलिटिकल एंगल पर, सारे डायमेंशन पर आपको सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन पर ज्यादा लिखने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी सोशियो और इकोनॉमिक डायमेंशन को ज्यादा हिट करती है। उसके चलते आपको ज्यादा बाधाएं देखने को मिलेंगी, है ना, और वही अंततः आपके राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में भी बाधा बनती है। इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स जनरेट करने हैं, और उसके बाद आपको यही खत्म नहीं करना है, फिर बताना है ये जो बाधाएं बन रही है राष्ट्र के विकास में, इनका आप समाधान कैसे खोजोगे। समाधान के संदर्भ में जो आपके वैधानिक प्रावधान, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, आपको इसको कोट करना है। खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम पोषण अभियान, मनरेगा लाई गई, जो रोजगार है ग्रामीण क्षेत्रों में आपका एक रोजगार की गारंटी की जो बात करती है स्कीम, वह है मनरेगा स्कीम। जब भी आप बेरोजगारी को दूर करने की बात करोगे, तो हमेशा मनरेगा की चर्चा करनी है, और लगातार आप देखते हैं राष्ट्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, इसको लेकर के जो व्यय है, जो आपका व्यय है, लगातार बजटीय व्यय है, वो बढ़ाया जाता है। ठीक है, वो लगातार हर वर्ष आवंटन किया जाता है, क्योंकि ये एक बड़ी गारंटी वाली स्कीम है। उसके बाद में वित्तीय समावेशन की बात की जाती है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है,
रोजगार मेलों का आयोजन है, पीएम कौशल विकास योजना है। ये सारी स्कीम्स आपको क्या करना है, बताना है कि ये जो भी स्कीम चलाई जा रही हैं, ये जो आपका गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या है, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए ये स्कीम्स चलाई जाती हैं। लेकिन इन स्कीम्स के लिए एक चुनौती ये है कि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाता है, और इम्प्लीमेंटेशन ना होने के चलते ही जो समस्या है, लगातार आपका गरीबी का दुष्चक्र भी दिखाई देता है, साथ ही साथ जो बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन जब आपको कंक्लूड करना है, बताना है भैया सरकार जो है प्रयास कर रही है, इसी संदर्भ में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, यहाँ याद रखना ग्लोबल हमने जो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट बताई, उसके आधार पर भारत की स्थिति शुरुआती दौर में बता दी कि कितनी चिंताजनक है। फिर जब हमने कंक्लूड किया, देखो कैंडिडेट ने जब यहाँ पर कंक्लूड किया तो बताया कि जो नीति आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट है, ये बताती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, उपरयुक्त जो योजनाएं हैं इनको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसके चलते ही पिछले 9 वर्षों में हमने क्या किया है, 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से हम बाहर लेकर आए हैं। बहुआयामी गरीबी का मतलब जानते हो ना, 3 डायमेंशन पर देखो यह गरीबी निकाली जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। आप जब बहुआयामी गरीबी सूचकांक पढ़ते होगे तो वहां 3 डायमेंशन पर देखा जाता है कि यह जो व्यक्ति है, यहाँ जो व्यक्ति रहते हैं, यह जो जनसंख्या है, इसको शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य इसका कैसा है और इसका जीवन स्तर कैसा है। और 3 डायमेंशन पर देखो हमने कोशिश की है, नीति आयोग का कहना है इस रिपोर्ट के अनुसार हमने बेहतर प्रयास किए हैं, इसी के चलते 24.82 करोड़ लोगों को हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर निकाल पाए हैं। ये आपको बताना है, और ये बताते हुए आपको अपना आंसर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में खत्म कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीपीईसी एंड मेंशन द रीजन ड्यू टू इंडिया इन विच इंडिया हैज डिस्टेंक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि पहले आपको सीपीईसी के बारे में बताना है, डिस्क्राइब करना है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, फिर बताना है कि आखिर क्या कारण है। दूसरा फोकस कहाँ होना चाहिए, देखो डिमांड समझ लिया करो, दूसरा फोकस रीजन पर, यानी कि आपको रीजन बताना है कि आखिर भारत ने अपने आप को इससे दूर क्यों रखा हुआ है ना, इसमें शामिल क्यों नहीं किया है। चाइना का जो प्रोजेक्ट है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें भारत ने अपने आप को शामिल क्यों नहीं किया है। आ जाइए रीजन समझते हैं, उससे पहले सीपीईसी आपको पता होना चाहिए। सीपीईसी देखिए, जिसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का एक पार्ट, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका ही एक प्लान है, इसका ही एक पार्ट है, जो आपका देखिए मैप पर दिखा दिया गया है। यह ग्वादर पोर्ट दिखाई दे रहा होगा और यह चाइना का क्षेत्र है। यह ग्वादर पोर्ट को चाइना से जोड़ता है, यही आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, इसका निर्माण किया जा रहा है। अब बोले फिर यह विवादित कहां पर है, विवादित यह जो भारत का जो क्षेत्र पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपका गिलगिट जो क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान, तो ये गिलगिट क्षेत्र से होते हुए ही यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, जो अवसंरचनात्मक विकास किया जा रहा है सीपीईसी का, पीओके के क्षेत्र से होते हुए किया जा रहा है। तो ये विवादित इसीलिए बना हुआ है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के मध्य का प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस भूमि पर यह बनाया जा रहा है वो भारत की ही भूमि है। भारत अपने नक्शे में देखिए, भारत उसे अपना ही भाग मानता है और इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में दिखाता है कि पाक के द्वारा देखिए ऑक्युपाई की गई थी जो कश्मीर का भाग है। तो बोले यहाँ पर अगर कोई अवसंरचनात्मक विकास किया जाएगा तो भारत की संप्रभुता के ये खिलाफ होगा, भारत का यह तर्क रहता है। इस संदर्भ में इस सीपीईसी का विरोध किया जाता है और भारत कभी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होता है, ठीक है। और लगातार देखो चाइना कोशिश करता है भारत को सीपीईसी ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन भारत ने कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और लगातार इसका विरोध किया गया। एससीओ के प्लेटफॉर्म से भी भारत ने देखिए इसका सीपीईसी का विरोध किया था। अब बात करते हैं कि भारत ने इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया, वही रीजन है। पहला है, देखो ये लेजिटिमेट करेगा टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान विच ओरिजिनली बिलोंग्स टू इंडिया, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड का क्षेत्र है, कश्मीर क्षेत्र है, ये बेसिकली जो बिलोंग करता है कहां, भारत से, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है। पहला देखो तर्क इसका यह है। दूसरा, भारत का मानना है कि ये डिप्लोमेटिक डिफीट होगी इंडिया की अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है। तीसरी बात है कि ये हैम्पर करेगा सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को, है ना, जो भारत की संप्रभुता है इसको हैम्पर करेगा, इसीलिए भारत कभी नहीं चाहता है, भारत दोनों राष्ट्रों के साथ में पृथक संबंध रखता है ना, इसी संदर्भ में भारत कभी भी नहीं चाहता है कि वो इस सीपीईसी का भाग बने। फिर चौथी है कि भारत को कोई ऐसी खास फाइनेंशियल गेन नहीं होने वाली है, क्योंकि यह सीधा प्रत्यक्ष जो फायदा होगा, जो आर्थिक फायदा होगा, बेनिफिट होगा, यहाँ से चीन को होने वाला है और पाकिस्तान को होने वाला है। भारत को चाहे आप स्ट्रेटेजिकली देखिए तो नुकसान ही होने वाला है, इकोनॉमिकली देखिए तब भी यहाँ पर लॉस ही होने वाला है भारत को। तो इसीलिए भारत यहाँ पर अपने आप को दूर बनाकर रखे हुए है। कारण आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। यदि सीपीईसी की समझ है, इसकी डिबेट आप कंटिन्यू सुनते होंगे तो आपको फिर ये कारण समझने में, लिखने में बिल्कुल कठिनाई भी नहीं होगी।
फिर आपको बताना है कि CPEC कंबाइंड स्ट्रेटजी है पाकिस्तान और चाइना की टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच विल एडवर्स इंडियाज डिस्टर्ब सॉवरेनिटी ओवर द गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, बाल्टिस्तान। अब देखो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जो CPEC प्रोजेक्ट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इंफ्रा प्रोजेक्ट है ये चाइना का, और ये जब डेवलप किया जाएगा तो ये डिस्टर्ब करेगा किसको, भारत की सोवरेनिटी को, ठीक है। तो इसी को कंक्लूड करते हुए और आपको अपना आंसर दे देना है। भारत, आपको केंद्र में क्या रखना है, केंद्र में रखना है भारत की संप्रभुता और अखंडता को, और जो भारत का रीजन रहता है, तर्क रहता है, वो तर्क भी इसी आधार पर रहता है, आधार यही है इसका विरोध करने का। क्लियर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनुअल स्कैवेंजिंग, व्हाई डज इट स्टिल परसिस्ट इन इंडिया, गिव रीजन एंड सजेशंस। यानी कि जो आपका मैला ढोने वाली जो प्रवृत्ति है वो भी मनुष्य के द्वारा, मतलब मानव के द्वारा, वो स्थिति भारत में क्यों बनी हुई है। पहला कारण ये पहले समझाना है कि होता क्या है आखिर, है ना, मैला ढोने की जो परंपरा है ये आखिर क्या होती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है। उसके बाद आपको बताना है व्हाई व्हाई डज इट स्टिल परसिस्ट इन इंडिया, यानी कि ये भारत में क्यों बनी हुई है ना, उसका कारण क्या है ये समझाना है। और फिर आपको सजेशंस देने हैं कि कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। चलो फिर पहले समझ लो आपकी, एक तो आपको डेटा के माध्यम से ये इसकी स्थिति बता सकते हो कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 है इसमें बताया गया कि लगभग 2 लाख यानी कि 1.8 लाख हाउस होल्ड हैं वो इंगेज हैं इस मैनुअल स्कैवेंजिंग में, ठीक है। वो भी किसके लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो बोले जो 1.8 लाख लोग हैं ये अपने लाइवलीहुड के लिए इस पेशे में लगे हुए हैं। वही 2011 के सेंसस में देखा जाए तो 7.9 लाख यानी कि लगभग 8 लाख केस हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के आए हुए हैं। 2011 की जनगणना का डेटा उठाया है कैंडिडेट ने और बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया है कि इस स्थिति को, जो मैला ढोने वाली स्थिति है, इसको पहले आप समझ लो, डेटा के माध्यम से इसकी संवेदनशीलता को जान लो कि कितना सेंसिटिव है। या उसके बाद में ये बताया है कि अगर पीआईबी की रिपोर्ट देखो, यहाँ पर पीआईबी की रिपोर्ट के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि 966 जो है आपकी डेथ हुई है 2022 तक अभी तक, ठीक है। तो ये आपको इसकी गंभीरता को समझ लेना है कि कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है इसके चलते। इसीलिए यह मुद्दा अक्सर उठाया जाता है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, यानी कि जो मानव के द्वारा आप ये चीजें कराते हो, मैला ढोने वाली स्थिति कराते हो, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। यहाँ से मानव को हटाने की जरूरत है, चाहे उसके मानव के स्वास्थ्य पर हो, और स्वास्थ्य के चलते ही ये जो डेथ है आपको ये देखने को मिलती है। यहाँ देखो पहले समझा दिया गया है कि मैनुअल जो स्कैवेंजिंग है ये होता क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि ये क्या होता है, ये ऑफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल एक्सेट्रा, ठीक है। ये बेसिकली जो गंदगी होती है ना, वो सेप्टिक टैंक्स वगैरह में या सीवेज वगैरह में, यहाँ पर बिना कोई प्रोटेक्शन, बिना कोई इक्विपमेंट के मानव के द्वारा जब ये गंदगी साफ की जाती है तो वही आपकी कहलाती है मैनुअल स्कैवेंजिंग। चलो फिर आगे देखते हैं कि ये अभी तक क्यों भारत में बनी हुई है। इसके बाद प्रमुख मांग देखिए यही थी प्रश्न की, पहले डेटा बताया, डेटा के माध्यम से इसकी स्थिति बताई, फिर बताया कि आखिर ये होता क्या है और ये इसकी संवेदनशीलता कितनी है, कितनी डेथ्स हो रही हैं। अब बोले जब इतना सब कुछ डेथ्स हो रही हैं, इतना भयावह है इसकी स्थिति, इसके चलते मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव इतना पड़ता है, तो फिर ये बनी हुई क्यों है, व्हाई इट परसिस्ट। तो परसिस्ट में पहले जाओगे तो सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट है, पीछे हमने डेटा पढ़ लिया कि जो बेरोजगारी दर है कितनी बढ़ रही है, इसके चलते अब अपने रोजगार के लिए व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ तो करना चाहेगा। तो बोले जो लोअर कास्ट रहती है, अब लोअर कास्ट देखिए इसमें होता क्या है, जो आपका सोशल माइंडसेट बना हुआ है कि सोशल माइंडसेट में क्या है, जो मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी बन चुकी है कि लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट की मेंटेलिटी यही बनाई गई है समाज में कि इनका कार्य यही होता है, ठीक है। इसके चलते जब अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं तो वो इजिली क्या करते हैं, इस पेशे को अपनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो लॉस होता है, हेल्थ लॉस होता है या डेथ होती है, वो इसी वर्ग में देखने को मिलती है, ठीक है, इसी जाति वर्ग में। और कास्ट बेस्ड पर जो डिवीजन कर रखा गया है लेबर का, वो भी एक बड़ी समस्या है। फिर फिर बात आती है कि जो एक लॉज वगैरह बनाए गए हैं, लॉज जैसे जैसे मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर प्रोहिबिशन एक्ट, अब रिहेबिटेशन एक्ट, बोले ये जो एक्ट बनाया गया है 2013 का अधिनियम है, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है, जो आपका प्रशासन है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है। अगर इसका ढीला इम्प्लीमेंटेशन रहेगा तब भी बताइए, यदि कानून को ही आप लागू नहीं करोगे, यदि डिटरेंस नहीं रहेगा लोगों के अंदर, समाज के लोगों के अंदर जो एक ऑर्थोडॉक्स इस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, यदि उन पर दबाव नहीं रहेगा तो वो कैसे भयभीत होंगे, है ना, इस कानून को लेकर के। तो देखो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही पुअर है, इसके चलते भी ये समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद लैक ऑफ वाटर बोर्न टॉयलेट्स, देखिए जो इनकी कमी देखने को मिलती है, एक तो जल का जो निष्कर्षण है ये सही नहीं रहता है, इसके चलते ये समस्या पनपती है, और पनपने के बाद में फिर यह सीवेज वगैरह, लीकेज वगैरह की जो समस्या आती है उसके बाद फिर ये आपको देखने को भी मिलता है ना।
आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमने देख लिया कि परसिस्ट क्यों है, मतलब क्यों आखिर बनी हुई है, इसमें स्टेट की फेलियर आपको दिखाई देती है, वही कारण होते हैं जो आपको परसिस्ट, आपको देखिए जो आपको ये समझिए कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजन की जो समस्या बनी हुई है, इसके कारणों में जाओगे या इसकी परसिस्टेंसी पे जाओगे तो दोनों ही सेम ही नजर आएगा। ये कारण, ये जिम्मेदार है इसके पीछे कारण, इसीलिए तो ये समस्या आपके समाज में दिखाई देती है। बोले इसमें स्टेट की फेलियर भी है, फेलियर ऑफ लॉज है, और इसके चलते ही गवर्नमेंट जो है गुजरात की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर जहां जहां पर कास्ट सिस्टम, जहां जहां पर कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावी है, वहां वहां पर ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, हाई डेथ्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और इसको देखिए खत्म करना है, और खत्म करने के संदर्भ में आपको वे फॉरवर्ड में बताना है कि ये जो चुनौती बनी हुई है। अब देखो पीछे जो हमने चैलेंज समझे, चैलेंज में समझ में आया कि मानव को जो यहाँ पर देखिए बलि बनाया जाता है, मानव की बलि चढ़ाई जाती है ना, ये जो सफाई वगैरह, इसके जो सीवेज वगैरह है ना, इनकी सफाई करने में, तो एक तो रिप्लेस आप कर सकते हो मानव को मशीन के साथ में। सबसे बढ़िया आपको तरीका अपनाना है कि वे फॉरवर्ड में पहले आप बताओ कि मानव को रिप्लेस करो। यहाँ पर जो आप बात करते हो, रोबोटिक्स की बात करते हो, अक्सर आप बात करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते रहते हो, है ना, मशीनों को रिप्लेस कर रहे हो आप, तो ये जो हैजार्डस कार्य होते हैं ना, जहां पर मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उन जगहों पर मशीन के माध्यम से रिप्लेस करने की जरूरत है मनुष्य को। तो बोले यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे कार्यों में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो आपको ये जरूर बताना है वे फॉरवर्ड में, जब भी सजेशन मांगा जाए तो ये देना है आपको। फिर क्या करना है, आपको इन्वॉल्व करना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है और इम्प्लीमेंट करना है। जो भी पॉलिसीज लाई जाती हैं या जो भी कानून लाए जाते हैं, उन कानूनों को क्रियान्वित करने की जरूरत है। इसके साथ ही और आप क्या कर सकते हो, जो एक सोशल माइंडसेट बना हुआ है कास्ट सिस्टम को लेकर के, कि भाई जो लोअर कास्ट है उसका ये कार्य है, तो ये माइंडसेट चेंज करना है, लोगों की मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। इसके साथ फिर भैया जो अनएम्प्लॉयड है, अब ये वर्ग यदि नहीं काम करेगा तो वो अनएम्प्लॉय रहेगा, तो उसको क्या करना है, आपको कौशल विकास योजना, है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें इन्वॉल्व करना है, और इन्वॉल्व कर करके उन्हें रोजगार संपन्न बनाना है ना, बेहतर रोजगार से रोजगार देने का प्रयास करना है। और जब बेहतर रोजगार का सृजन करोगे तो वो स्वतः ही आय का सृजन कर सकेंगे। क्लियर। और रिडक्शन करना है आपका किस चीज का, अनटचेबिलिटी का। कैसे, जो कास्ट है न्यूट्रल जॉब्स आपको जनरेट करनी है। अब कास्ट न्यूट्रल जॉब्स आप जनरेट करोगे, स्वाभाविक सी बात है वहां पर जाति व्यवस्था जैसी जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। इसके बाद एक बड़ा देखिए, एक यह चीजें भी आपको समझने की जरूरत है, ये पॉइंट्स बहुत अच्छा है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आप गंदगी फैलाते हो, कचरा फैलाते हो, इसके लिए आप जिम्मेदार स्वयं, आपको अपनी जिम्मेदारी स्वतः समझनी होगी। यहाँ जवाबदेहिता वाली बात आती है, अकाउंटेबिलिटी वाली बात आती है, कि यदि आप अकाउंटेबिलिटी इसकी नहीं समझोगे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने कूड़ा कहीं नाली वगैरह दिख रही है, आपने सीधा फेंक दिया, डस्टबिन पड़ा हुआ है, बगल में नाली बह रही है, आपने डाल दिया, कल को क्या होगा, वही कचरा ऐसे कई लोग फेंकेंगे, वह जाम होगा, और फिर अंततः वह सफाई करने के लिए कोई एक मैनुअल स्कैवेंजर को बुलाया जाएगा और वो साफ करेगा, फिर आपके ये कार्यों से नुकसान अंततः उसको होने वाला है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब तक नहीं उठाओगे तब तक देखिए, आप चाहे मैनेजमेंट के स्तर पर हो, चाहे आप गार्बेज मैनेजमेंट के स्तर पर हो, चाहे आप जितने भी प्रयास कर लो, वो आप सफलतापूर्वक उनको क्रियान्वित नहीं कर पाओगे। इसीलिए भैया यहाँ पर एक मिशन भी अक्सर देखते होगे चर्चा होती है, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अपनी जो लाइफ स्टाइल बनानी है वो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनानी है, और उसमें आपका ये पॉइंट्स भी यहाँ पर आ जाता है कि जो भैया आप कूड़ा कचरा फैलाते हो ना, उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये कचरा कूड़ा फैलाने का आपका नकारात्मक प्रभाव किसकी हेल्थ पर देखने को मिल सकता है। ठीक। अब फिर कंक्लूड जब आप करोगे, कंक्लूजन में देखो यहाँ वो पॉइंट्स डाले गए हैं कि टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का जो यूज आप कर सकते हो, और वो यूज करते हुए यहाँ आपके पास कीवर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे कीवर्ड में एसडीजी 3 है आपका, गुड हेल्थ की जो बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। एक देखो कीवर्ड यहाँ पर कैंडिडेट के पास एसडीजी 3 है, यही कीवर्ड आपको देखो तैयार रखने होते हैं। फिर आपके पास एक अच्छा कीवर्ड यहाँ आर्टिकल 17 है ना, आर्टिकल 17 जो समानता के अधिकार की अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। बोले अस्पृश्यता के अंत की बात करता है तो आर्टिकल 17 का यूज कर सकते हैं, यहाँ आर्टिकल 21 का भी यूज कर सकते हो। अब आपके पास ये इतना स्कोप रहता है, खुला स्कोप रहता है कि आप जैसे चाहो वैसे अपने आंसर को कंक्लूड करो, बस अपना कीवर्ड जो बनाया है उस कीवर्ड को अपनी भाषा दे दो। ठीक है, बस इतना ही कीवर्ड आपको याद रखना होता है। जैसे आर्टिकल 21 आपका गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हर किसी का होता है, तो बोले जो ये मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं, क्या इनको गरिमापूर्ण जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए आर्टिकल 21 हो गया, एसडीजी 3 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, ये सब आपके कीवर्ड हैं, और इस आधार पर आपको अपना कंक्लूजन देना है। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन आप लोग बताना भाई कैसा लगा। ये कोशिश की गई है कि 2 हिंदी और 2 इंग्लिश के प्रश्नों को यहाँ पर उनके फॉर्मेट को डिस्कस किया गया।
समझाने का प्रयास किया गया। यदि आप उत्तर लिखो तो उत्तर का फ्लो क्या होना चाहिए और फ्लो होने के साथ में कौन-कौन से पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में डाल सकते हो। यदि आपने उत्तर लिखा होगा तो फिर आपको और बेहतर समझ में आया होगा, नहीं भी लिखा होगा तो आगे यदि आप प्रयास करोगे लिखने का तो वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो उत्तर बेहतर लिखे जाते हैं उसके लिए एक फॉर्मेटिंग, इंट्रोडक्शन पार्ट, मेन बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, उस पार्ट्स में कैसे पॉइंट्स अपने जनरेट किए जाते हैं, कैसे आपको प्रेजेंटेशन को यहाँ पर सीखना है, प्रेजेंटेशन के साथ में कैसे आप ग्राफ्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह यूज करते हुए अपने आंसर को थोड़ा और क्वालिटेटिव कैसे, औरों से और बेहतर कैसे बना सकते हो, औरों से और +1 नंबर कैसे ला सकते हो। सीधा सीधा अगर आप लिखकर चले आओगे, बहुत सारे होंगे जो सीधा लिखकर चले आते हैं, अगर थोड़ा क्रिएटिविटी आप नहीं दिखाओगे तो औरों से बेहतर आपको नंबर कैसे मिलेंगे भाई, है ना। चलो फिर यही डिस्कशन आज का कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।